हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस स्टडी सर्कल में। और आज हम लोग ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। और ये आरएस मेंस के लिए विशेष करके बहुत उपयोगी है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो अगले 10 साल तक पूछा जा सकता है, 20 साल तक पूछा जा सकता है, लेकिन ये मेंस के लिए भी इस बार उपयोगी है और अगली बार भी उपयोगी रहेगा। दोनों ही टॉपिक जैसे ये जल्दी खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इनका महत्व बढ़ने वाला है। जैसे एक है हमारे पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो सितंबर 2023 के अंदर ये अधिनियम पास हुआ था। इससे का संबंध है महिलाओं का लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर 1/3 आरक्षण या रिजर्वेशन देने से है। यानी 1/3 रिजर्वेशन या 1/3 आरक्षण देने से संबंध है किसका? नारी शक्ति वंदन अधिनियम का। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक देश एक चुनाव। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक मेंस के लिए रिलेवेंट है। इसका संबंध हमारे थर्ड जो पेपर है मेंस के लिए, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पॉलिटी वाले सेक्शन में भी और करंट का सेक्शन भी उसी के अंदर है। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। देखो, नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है 2023, इसके लिए संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया जिसको कहते हैं 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023, यानी 106वां संविधान संशोधन है। देखो, एक होता है अधिनियम, एक होता है हमारे पास में विधेयक। तो जब विधेयक की बात है तो ये 128वां बिल था, ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल था, ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। जरूरी नहीं है कि हर विधेयक जो पार्लियामेंट में लेके आया जाए वो अधिनियम बन जाए। तो ऐसे कई विधेयक ऐसे रहे होंगे जो अधिनियम नहीं बने, 128 में से संसद में आए तो होंगे। इसी प्रकार से जब 128वां ये विधेयक है, लेकिन जब संविधान में संशोधन डन हो जाता है तो वो फिर एक्ट बन जाता है। यानी विधेयक में जब मान्य हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर, या वैलिड हो जाता है, या उसको पास कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है और कानून बन जाता है, तो उसे हम लोग अधिनियम के रूप में या एक्ट के रूप में जानते हैं। अदरवाइज वो विधेयक के रूप में या बिल के रूप में रहता है। तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये महिलाओं का विधानसभाओं के अंदर ध्यान रखना है, यानी ये किस में? रिजर्वेशन या आरक्षण के संबंध में है। इतना तो आपको मेरे हिसाब से आइडिया होगा कि रिजर्वेशन या आरक्षण के संबंध में है। और आरक्षण कितना? 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 आरक्षण की बात कर रहा है। 1/3 रिजर्वेशन या 1/3 रिजर्वेशन किसके अंदर? तो ये रिजर्वेशन की जो बात है वो लोकसभा के अंदर है, वो बात लोकसभा के अंदर है। इसके अलावा विधानसभाओं के अंदर है, ये बात ध्यान दे देना। यानी ये जो विधेयक या अधिनियम बना है, इसका संबंध लोकसभा और विधानसभाओं से है, ना कि इसका संबंध राज्यसभा से और विधान परिषदों से है। तो ये ध्यान रख लेना है कि ये राज्यसभा में महिला आरक्षण की बात नहीं करता है, ये विधान परिषद के अंदर महिला आरक्षण की बात नहीं करता है। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज है, स्थानीय संस्थाएं हैं, जिसके अंदर हम नगर पालिका की बात करें, पंचायतों की बात करें, तो जो नगर पालिकाएं या पंचायतें हैं उनके अंदर भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। 1/3 रिजर्वेशन का वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन से है। यहां पर हम लोग बात लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं, जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं, तो उसमें से 1/3 का मतलब क्या हो गया? 66 या 67 सीट्स हैं, वो किसको मिलेंगी? वो मिलेगी महिलाओं को, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। या जैसे अपन ये बात करें कि 543 लोकसभा के अंदर सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है लोकसभा के अंदर? 543। तो यदि उसका 1/3 की बात कर ले तो 181 सीट्स है, वो किसको मिलेंगी? लोकसभा के अंदर महिलाओं को। यानी महिलाओं के आरक्षण की बात है, लेकिन किससे संबंधित है? ये लोकसभा और विधानसभा से संबंधित है, राज्यसभा और विधान परिषद से संबंध नहीं है। यानी हमारे आज भी कहां पर रिजर्वेशन नहीं है? तो राज्यसभा और विधान परिषद के अंदर रिजर्वेशन नहीं है। जो आज रिजर्वेशन या आरक्षण का प्रावधान है वो लोकसभा और विधानसभा के अंदर है, ना कि राज्यसभा और विधान परिषद के अंदर। लोकल बॉडीज में है, उसके लिए अलग से संशोधन और अलग से आर्टिकल है। अब देखो, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम मतलब जो महिलाओं के आरक्षण के संबंध में, इससे पहले भी महिलाओं के लिए आरक्षण के संबंध में कई बार प्रयास हुए हैं देश के अंदर। कई बार प्रयास हुए का क्या मतलब है? जैसे देखोगे, एस डी देवगौड़ा की सरकार थी 1996,
उस समय भी प्रयास हुए, यानी ये बिल पेश हुआ लेकिन पास नहीं हो पाया। उसके बाद में अटल जी की सरकार थी 1998, उस समय भी प्रयास हुए लेकिन पास नहीं हुआ। उसके बाद में 2002 फिर अटल जी की सरकार आपको दिखेगी, एनडीए की सरकार थी, विधेयक पेश हुआ लेकिन पास नहीं हो पाया। फिर यूपीए की गवर्नमेंट में भी 2008 में ये विधेयक पेश हुआ लेकिन ये पूरी तरीके से पास नहीं हो पाया, यानी ये कानून नहीं बन पाया, ये अधिनियम नहीं बन पाया। यानी इससे पहले 4 बार इसके संबंध में प्रयास हो चुके हैं, 1996 में, 1998 में, 2002 के अंदर और 2008 के अंदर, लेकिन ये कानून नहीं बन पाया। यानी लंबे समय से ऐसी मांग थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि आरक्षण महिलाओं को क्यों दिया जाना चाहिए, तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स वगैरह है, वो सब हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी ये देखना है कि पहली बार प्रयास नहीं हुआ है, पहले भी प्रयास हुआ है लेकिन पास नहीं हुआ है। इस बार अब ये 2023 के अंदर जब पेश हुआ तो पेश भी हुआ और पास भी हुआ, और अब ये एक्ट यानी अधिनियम बन गया है। अब ये क्या बन गया है? अधिनियम। इसका मतलब अब महिलाओं को लोकसभा के अंदर और विधानसभाओं के अंदर रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलेगा। अब मिलेगा, पहले तो नहीं मिल सकता था, जब तो पास नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। तो अब लोकसभा और विधानसभा के अंदर अब आरक्षण इनको मिलेगा, ये ध्यान रखना है। अब सवाल मन में आपका आएगा सर कब से मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन जो आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है, सारे क्वेश्चंस को मैं यहां पर एड्रेस करूंगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्या उद्देश्य है, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, 10 नंबर, सारे क्वेश्चन एड्रेस हो जाएंगे दोनों टॉपिक से। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली। अब देखो एक बात ध्यान रखना, विधानसभाओं की बात है तो विधानसभाएं कहां पर होगी, देखो इसमें किस किस को रिजर्वेशन ये मिलेगा, तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 1/3 मिलेगा। कहां कहां पर मिलेगा? तो लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। अब देश की लोकसभा तो एक ही है लेकिन विधानसभाएं बहुत सारी है, विधानसभाएं बहुत है। विधानसभाएं बहुत सारी है मतलब एक तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट्स है यानी जो राज्य है उनकी विधानसभाएं हैं, अलग अलग स्टेट्स है, जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उनकी होगी। इसके अलावा जैसे हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें भी जैसे दिल्ली, सबकी तो नहीं है लेकिन दिल्ली और हमारे पास में पांडिचेरी या पुडुचेरी जो है उसकी विधानसभा है। लेकिन पांडिचेरी विधानसभा के अंदर यह प्रावधान लागू नहीं होता है, यानी पांडिचेरी या पुदुचेरी जो विधानसभा है वहां पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर लोकसभा सीट एक ही है, इसलिए वहां पर प्रावधान भी नहीं किया गया। अब यहां पर यदि देखोगे दिल्ली की बात करें अपन लोग, तो दिल्ली के अंदर यह आरक्षण लागू होगा। तो कहां कहां पर लागू होगा? तो लोकसभा में लागू होगा, राज्य विधानसभाएं जितने भी स्टेट है वहां लागू होगा। यूनियन टेरिटरीज में बात कराए तो दिल्ली में लागू होगा लेकिन पांडिचेरी में लागू नहीं होगा। एक एक बात पे ध्यान देना है, दिल्ली में लागू होगा तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य होगा। 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप आराम से कह सकते हैं कि महिला शक्ति नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उस अधिनियम का उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली विधानसभा के अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण उपलब्ध कराना। सिंपल सी बात ही है, यानी इतनी सी बात है। तो ध्यान दे लेना है कि इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण उपलब्ध कराना। कितना? 1/3। लोकसभा एक ही है, विधानसभाएं राज्यों की भी है और दिल्ली की भी है। विधानसभा पांडिचेरी में भी है लेकिन उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखो इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रोविजंस है। अब आप ये समझते होंगे कि यदि रिजर्वेशन या आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा महिलाओं के लिए तो बहुत सारे संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। आप यदि मेरे से पॉलिटी पढ़े हैं तो आपको ध्यान होगा कि संविधान के अंदर जो भी संशोधन किया जाता है उसके कई तरीके हैं। एक जो संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, संविधान में संशोधन की बात करें तो कुछ ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से बदल जाते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। कुछ ऐसे हैं जो उसमें साधारण बहुमत से काम हो जाता है। तो साधारण बहुमत के अंदर यदि आप बात करोगे तो जैसे स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करनी है, उनका नाम चेंज करना है, यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र की स्थिति में बदलाव करने के संबंध में, तो वो सिंपल मेजोरिटी से। उसके अलावा यदि नागरिकता के प्रोविजन की बात करें तो वो भी साधारण बहुमत से, सिटीजनशिप के जो अमेंडमेंट है वो भी साधारण बहुमत से हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको संशोधन के लिए आर्टिकल 368 के तहत संशोधन अनिवार्य है, यानी अनुच्छेद 368 या 368 के अंतर्गत जो है वो संशोधन किया जाता है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको मेरी? अरे क्लियर हो रहा है ना आपको? हाँ। तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368 में भी दो तरीके से या दो टू टाइप से अमेंडमेंट या संशोधन होता है। जैसे एक बात यदि हम लोग कर लें तो वो बात कर रहे हैं हम लोग, एक सेकंड में देख लो, ठीक है। एक बात कर रहे हैं हम लोग जहां पर केवल सिंपल विशेष बहुमत की आवश्यकता है, और विशेष बहुमत में हम बात कर रहे हैं सिर्फ पार्लियामेंट का, यानी संसद। संसद मतलब लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको। एक ऐसा है जो ये मेजोरिटी के साथ यानी विशेष बहुमत के साथ, विशेष बहुमत के साथ राज्यों की भी सहमति, विशेष बहुमत के साथ राज्यों की भी सहमति, राज्यों की भी सहमति। तो राज्यों में आधे राज्यों की सहमति चाहिए, तो ये हाफ ऑफ स्टेट्स की सहमति चाहिए। तो ये इस तरीके से संविधान में संशोधन हुआ है। तो आर्टिकल 368 का भी जो टाइप 2 है उसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया गया है कि राज्यों की, आधे राज्यों की सहमति क्यों चाहिए? क्योंकि ये राज्यों के विधानसभाओं से जुड़े प्रावधान भी है, क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं में भी 1/3 आरक्षण या 1/3 रिजर्वेशन करना है। तो 1/3 आरक्षण का प्रावधान यदि राज्य की विधानसभाओं में करना है तो इसका मतलब है कि यह संघीय प्रकृति से या फेडरल इश्यू से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि संघीय प्रकृति से जुड़ा कोई मुद्दा होता है तो उसमें विशेष बहुमत के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ राज्यों की सहमति भी वहां पर चाहिए होती है। तो इस तरीके से संविधान के अंदर संशोधन करके इस अधिनियम को लागू किया गया है। तो पहले कई बार प्रयास हुए लेकिन ये राज्यों तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी, या तो लोकसभा में पारित नहीं हुआ या राज्यसभा में नहीं हुआ या इसके बाद अटक गया। तो ये पहले 1996 में भी ये कानून नहीं बन पाया, 1998 में भी नहीं बन पाया, 2002 में भी नहीं बन पाया, 2008 में भी नहीं बन पाया, 2023 में जाकर के बना। यानी ये आरक्षण लागू करने के संबंध में 5वां प्रयास है। इसकी चर्चा पहले भी होती रही है, ऐसा नहीं है कि जो महिलाओं को आरक्षण देने की चर्चा पहली बार हुई। देश से आजाद होने से पहले सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं थी, वो सक्रिय थी कि देश के अंदर जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके बाद में जब संविधान निर्माण के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, संविधान सभा बनी थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के अंदर भी महिलाओं के आरक्षण को लेकर के विचार विमर्श हुआ था, लेकिन ये किन्हीं कारणों से लागू नहीं हो सका। उसके बाद में कई बार कई समितियां हो गई, अलग अलग जो हम कह सकते हैं संस्थाएं होगी, उनकी तरफ से इस तरीके के सुझाव आते रहे हैं कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान हमारी संस्थाएं, तो वो इसको लागू होने नहीं होने दे रही थी। अब ये फाइनली जो है 2023 के अंदर ये लागू हो गया है। तो पहली बात तो कि इसका उद्देश्य क्या है, ये कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका मतलब है कि यदि विधानसभाओं के अंदर भी कुछ संशोधन करना पड़ेगा, जो विधानसभाओं से जुड़े हुए प्रावधान है और लोकसभा से जुड़े प्रावधान है उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। अब ये सवाल ये है कि रिजर्वेशन मिलेगा किसको, ये भी एक मन में सवाल आएगा आपके। तो ये रिजर्वेशन किसको मिलेगा? तो महिलाओं को मिलेगा। महिलाओं में किसको मिलेगा? तो देखो, यदि आप वुमेन्स को कैटेगराइज करें, अब ये बात तो आ गई ना समझ में कि आपको ये रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा। इतनी तो बात समझ में आ गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पुरुषों के लिए तो है नहीं, सर हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, उसके लिए कोई बढ़ेगा तो पढ़ाएंगे आपको। तो महिलाओं के लिए है, तो एक तो हो गई हमारे पास में महिलाएं जो जनरल है, एक महिलाएं हो गई जो कि ओबीसी से जुड़ी है, एक महिलाएं जो हो गई वो एससी और एसटी से जुड़ी है। देखो, हमारे संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन या आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा और विधानसभा के अंदर, वो एससी एसटी के लिए ही है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी हमारे रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो एससी और एसटी के लिए है। हमारे संविधान के अंदर जो लोकसभा और विधानसभा है उनके संबंध में उम्मीदवारों के लिए, ओबीसी के उम्मीदवार और जनरल के उम्मीदवारों के लिए प्रावधान नहीं है। सामान्य बात कर रहा हूं, महिलाओं के लिए नहीं कर रहा हूं। यानी हम बात करें तो अभी यदि लोकसभा और विधानसभा के अंदर रिजर्वेशन की बात करी जाए तो वो एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है, वहां जनरल और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। जैसे यदि आप एससी एसटी में देखोगे तो एससी के लिए टोटल अभी 84 सीट्स रिजर्व है, ये बात ध्यान है ना आपको। और एसटी के लिए यदि रिजर्वेशन की बात करें तो 47 सीट्स जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। यानी 84 सीट्स एससी के लिए रिजर्व है और 47 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व है। ओबीसी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है और जनरल के लिए भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो इसी अकॉर्डिंग ही आपको यह देखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन में ही उसको सेम तरीके से रखा गया है कि इस जनरल और ओबीसी की जो महिलाएं हैं इनके लिए अलग से 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन जो है वो किया गया है। किसके लिए? वुमेन्स के लिए। ये बात ध्यान रखना है। यानी 1/3 रिजर्वेशन है।
एससी एसटी सॉरी जनरल और ओबीसी की महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन है। पहले से कोई रिजर्वेशन है नहीं, तो ये अलग से 1/3 रिजर्वेशन है। लेकिन यदि आप एससी एसटी समुदाय की बात करोगे तो उनके लिए पहले से रिजर्वेशन है, तो इनकी महिलाओं के लिए अलग से यहां से कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 84 और 47 है, तो 84 सीट्स पहले से जो आरक्षित है, कितनी 84 सीट्स किसके लिए? एससी के लिए। इसी में से 24 सीट्स जो है वो 28 हो जाएगा। 28 सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। यानी जो 84 सीट्स है एससी के लिए, उन्हीं में से 28 सीट्स जो है वो किसके लिए है? महिलाओं के लिए। ऐसे यदि आप देखोगे 47 सीट्स है किसके लिए? एसटी के लिए। तो इन्हीं में से 16 सीट्स जो है वो किसके लिए आरक्षित हो जाएगी? एसटी की वुमन के लिए, महिलाओं के लिए, एसटी वुमन के लिए, और ये एससी वुमन के लिए। यानी यहां ये नहीं कह सकते कि यहां पर अलग से एससी एसटी की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, नहीं, उन्हीं की अपनी कैटेगरी के अंदर ही, एससी एसटी की अपनी कैटेगरी में ही वुमन के लिए रिजर्वेशन है। पहले क्या था कि एससी के अंदर 84 सीट्स पे कोई भी खड़ा हो सकता था, लेकिन अब ये 84 सीट्स में से 28 सीट में केवल महिलाएं खड़ी हो पाएंगी। यदि आप एसटी की बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 47 रिजर्व्ड है उनके लिए। तो पहले 47 सीट्स पे कोई भी खड़ा हो सकता था, अब केवल कौन खड़ी हो सकती है? महिलाएं खड़ी हो सकती है। यानी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 16 उनको महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब यहां पर क्योंकि जनरल और ओबीसी के लिए पहले से रिजर्वेशन है ही नहीं, तो उनके लिए 1/3 रिजर्वेशन है। अब 1/3 रिजर्वेशन का क्या मतलब? ऐसे समझ लो कि आप 543 सीट्स है, इन 543 सीट्स में से 84 और 47 निकाल दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 8 4 12 और 1 13, 131 हुए क्या? हाँ, 131 सीट्स है। तो आप इसमें से 131 सीट्स निकाल दो, जैसे 2 हो गया आपके पास में, 1 हो गया और 4 हो गया, 412 सीट है। इस 412 सीट में से 1/3 जो सीट है वो वुमन के लिए रिजर्व्ड है। ये मतलब एक टेक्निकल एस्पेक्ट इसका है जो आपको समझना चाहिए, कभी आपको रहे कि अच्छा कैसे ये रिजर्वेशन मिलेगा, तो आप पढ़ लेंगे, तो इसके बाद में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि नारी शक्ति वंदन देने में क्या चीजें की गई। तो ये 412 जो सीट्स पीछे बची, उनमें से 1/3 रिजर्वेशन बाकी महिलाओं के लिए, क्योंकि स्पेशली ओबीसी के लिए, जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन है नहीं, तो उनके लिए अलग से ही 1/3 रिजर्वेशन किया गया। लेकिन एससी और एसटी के लिए अपने में से ही 1/3 रिजर्वेशन है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, इसके लिए कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जो एससी एसटी से संबंधित जो प्रोविजंस है उनमें भी बदलाव करना पड़ेगा कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उनमें से 1/3 किसको? महिलाओं को दिया जाए। इसके अलावा जैसे विधानसभाओं के अंदर भी रिजर्वेशन का प्रोविजन अभी है नहीं जनरल और ओबीसी की महिलाओं के लिए, तो उनके लिए भी 1/3 रिजर्वेशन की बात के लिए उसमें भी संशोधन किया जाएगा। ऐसे लोकसभा के अंदर भी जो सीटें है जिनमें रिजर्वेशन नहीं है, उनमें भी संशोधन के लिए कुछ संविधान संशोधन किए जाएंगे, तो उसी के संबंध में प्रावधान है। जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? दिल्ली विधानसभा में क्या क्या प्रावधान किए गए इसमें? दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया है। यानी 239 ए में संशोधन करके दिल्ली विधानसभा के अंदर रिजर्वेशन दिया गया। याद रखने पड़ेंगे प्रोविजन मेंस के लिए, और बहुत ज्यादा नहीं है अपने लिए। आईएएस के अंदर तो आपको ऐसे सैकड़ों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कितने ही जो बिल बनते हैं, कानून बनते हैं, उन सब पर क्वेश्चन आता है। हमारे यहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी को हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, एक ये हो गया, एक साथ एक देश एक चुनाव, इस तरह के 2 4 5 टॉपिक है पॉलिटिक है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें आर्टिकल याद करने में किसी तरह की समस्या हो, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर घुमाएंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये देश में महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा, कुछ लोग बच जाएंगे, इनका रोटेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो उनको भी समझ में नहीं आएगा, तो कहानी लेके आएंगे, नंबर मिलेंगे 2-10 में से। तो अच्छे से करना है। तो आर्टिकल 239 4-5 ही प्रोविजन है। आर्टिकल 239 ए के अंदर, यानी ये आपके जो दिल्ली कैपिटल है उसके लिए, या हमारी जो यूटी है दिल्ली, उसके लिए 239 ए के अंदर प्रोविजन किया गया है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण जो है वो दिल्ली विधानसभा के अंदर दिया जाएगा। आर्टिकल 239 ए याद रख लेना है। आर्टिकल 239 ए किससे संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली विधानसभा से संबंधित है, और इसमें महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। समझ के बात को। उसके बाद देखो, लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान हेतु संविधान में आर्टिकल 330 ए जोड़ा गया है। मैंने क्या कहा? विधानसभाओं में भी प्रावधान करना है, तो जैसे राज्यों की विधानसभाओं में भी करना है, इसके अलावा लोकसभा में भी करना है, दिल्ली में भी करना है। इसके अलावा ये देखो एससी एसटी की जो कैटेगरीज है उनके विद इन रिजर्वेशन देना है, तो ये सारे प्रोविजन जो है संविधान के वो बदलेंगे। तो इसमें 239 ए की बात करें तो ये किससे संबंधित है? दिल्ली विधानसभा से संबंधित है। और यदि 330 ए की बात करें तो लोकसभा के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित बदलाव किया गया है। तो आर्टिकल 239 ए और उसके बाद आर्टिकल 330 ए
239 ए किससे संबंधित है? सर ये दिल्ली विधानसभा से संबंधित है। आर्टिकल 330 ए किस लिए जोड़ा गया? लोकसभा में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने के लिए जोड़ा गया है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो आप क्या कह रहे हैं, उसके बाद अगला प्रावधान अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में, हाँ आर्टिकल 330 ये कहता है कि लोकसभा के अंदर एससी और एसटी के लिए पहले से सीट्स रिजर्व है, तो अब उनके लिए महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन देना है तो उसमें बदलाव करना पड़ेगा कि नहीं? तो देखो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो पहले से ही लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीट्स है, जैसे हम लोगों ने देखा कि 84 सीट्स है और 47 सीट्स है ना? 84 किसके अंदर? एससी के लिए, और 47 किसके लिए? एसटी के लिए। तो ये आर्टिकल 330 के अंदर प्रोविजन है कि पहले से जो उनके लिए सीट्स आरक्षित है उसमें ऐड करना पड़ेगा कि महिला उन्हीं सीटों में से 1/3 सीट्स है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरीके से जैसे राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करना है तो बदलना पड़ेगा आपको आर्टिकल 332 ए। ये 4-5 आर्टिकल याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे एक 239 ए, ये दिल्ली के अंदर दिल्ली विधानसभा के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित है। अब यदि आप बात करोगे 330 ए जोड़ा गया है लोकसभा के अंदर, उसके अंदर लोकसभा के अंदर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने के लिए। फिर आप यदि बात करोगे तो 330 में बदलाव किया गया है, किसके लिए बदलाव किया गया है? कि एससी और एसटी की जो महिलाएं हैं उनको उनके अपनी कैटेगरी में उनको रिजर्वेशन मिले, अपनी कैटेगरी में मिले। इसके अलावा 332 ए जोड़ा गया है, किस लिए? राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। तो ले दे के कितना बदला है? इतना ही तो बदले। आर्टिकल्स कितने बदले? एक बदला है 239 ए, उसके बाद बदला आर्टिकल 330 ए, उसके बाद आर्टिकल 330, उसके बाद आर्टिकल 332 से ए, और उसके बाद आर्टिकल 332। इतने ही तो बदलाव है। अब यदि आप 332 की बात करें तो अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों हैं तो आरक्षित की गई है सीटें। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभाओं में भी सीटें आरक्षित है, तो उनमें भी महिलाओं के आरक्षण के लिए बदलाव करना पड़ेगा, यानी यहां पर भी 1/3 रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को देना पड़ेगा। तो यदि हमने बात करें तो आर्टिकल 239 ए की बात करें तो ये दिल्ली के अंदर महिलाओं को, दिल्ली विधानसभा के अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात करता है। आर्टिकल 332 ये कहता है, उसमें जो बदलाव किया गया कि महिलाओं को लोकसभा के अंदर 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 330 क्या कहता है? आर्टिकल 330 ये कहता है कि उसमें लोकसभा के अंदर जो महिलाओं के लिए सीट्स आरक्षित, उसके लिए एससी एसटी के लिए जो सीट्स आरक्षित है उन्हीं में महिलाओं को भी आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरीके से 332 क्या कह रहा है कि जो विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित है उनमें से ही 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। इसी तरीके से राज्य के अंदर जो अन्य महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए आर्टिकल 332 ए जोड़ा गया है। सिंपल सी बात इतनी सी की है, यानी आपको ध्यान रखने वाली बात कितनी सी है मेनली। तो आर्टिकल देखो 239, 330 और 332, ये दो ही तो इतनी बात याद रखनी है। आर्टिकल 239 में 2 जोड़े गए, डबल ए जोड़ा गया है, 330 में ए जोड़ा गया है और 332 में भी ए जोड़ा गया है, समझ गए? और 330 में बदलाव भी किया गया है और 332 में बदलाव भी किया गया है, याद कर लो यहीं पे। आर्टिकल 239 ए में क्या है? इसके अंदर है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन या 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा, 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे आप बात करोगे आर्टिकल 330 की, तो आर्टिकल 330 लोकसभा के अंदर, आर्टिकल 330 है वो ये कहता है कि लोकसभा के अंदर एससी एसटी के लिए सीट्स जो रिजर्व है, अब उसके अंदर यदि आपको 1/3 सीट्स जो है वो वुमन के लिए करनी पड़ेगी, एससी एसटी वुमन के लिए करनी पड़ेगी, तो बदलाव करना पड़ेगा नहीं। इसी तरीके से 332 विधानसभाओं में एससी और एसटी सीट्स की बात करता है, तो यदि एससी एसटी सीट्स के अंदर यदि आपको 1/3 वुमन के लिए रिजर्वेशन करना होगा तो आपको इसमें भी बदलाव करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात है नहीं। इसी तरीके से यदि आपको लोकसभा के अंदर बाकी महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन करना है तो इसके अंदर ये नया जोड़ना पड़ेगा। और यदि इसके अलावा यदि विधानसभाओं में भी यदि महिलाओं के लिए यदि विधानसभाओं में भी यदि महिलाओं के लिए आपको अन्य महिलाओं के लिए जनरल और ओबीसी महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन करना है
तो नया जोड़ना पड़ेगा। तो इतनी सीख तो बात हुई, क्या हो गई, आर्टिकल 230, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आर्टिकल आप याद करने में आपको जोर आता है। आर्टिकल 239 ए जोड़ा गया है, आर्टिकल 330 ए जोड़ा गया है, आर्टिकल 332 ए जोड़ा गया है। ये दिल्ली विधानसभा के अंदर महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए जोड़ा गया है, ये लोकसभा में महिलाओं के 1/3 रिजर्वेशन के लिए जोड़ा गया है, और ये राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन के लिए जोड़ा गया है। आर्टिकल 330 SC ST की महिलाओं की लोकसभा में 1/3 रिजर्वेशन के लिए इसमें बदलाव किया गया है। आर्टिकल 332 राज्य विधानसभाओं में SC ST की महिलाओं के लिए अपनी कैटेगरी में रिजर्वेशन के लिए बदलाव किया गया है। तो ये आर्टिकल से क्या जोड़ आएगा, बस याद रख लेना। इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है ना। चलो आगे चले। अब देखो, एक ये बैच आपका शिवालिक बैच है, ये पहले 28 अप्रैल से था, अब हम 5 मई से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आपको भी इलेक्शन के बाद में समय मिल जाएगा, हम लोगों को भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर जैसे आपको NCERT RBSE का कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, RS प्रीलिम्स के लिए आपको फ्री टेस्ट सीरीज हो रही है। ऐसे RS प्रीलिम्स क्या मेंस के लिए भी मैं हर संडे को टेस्ट लेता हूं, तो आपको पहले शेड्यूल मिल जाएगा कि क्या क्या आएगा उसके अंदर, और संडे को आपका टेस्ट हो जाएगा, तो वो भी दे सकते हैं आप। इसके अलावा जैसे आप देखोगे तो 2 वर्ष की वैलिडिटी, 2 ईयर वैलिडिटी आपको अंदर इसके अंदर मिलेगी। अगली एग्जाम तक तो रहेगी कम से कम 2 साल, यदि आगे पीछे एग्जाम होता है तो वो वैलिडिटी वहां तक रहेगी। ठीक है, क्लास में नोट्स लिखवाते हैं हम लोग खुद, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए कि नोट्स कहाँ से बनाने, कैसे बनाने, समस्या नहीं आए। इसके अलावा आपको PDFs वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी भी बार वीडियो देखें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप देख रहे होंगे कि हमारा जो RS स्टडी सर्किल है उस पर आपको क्लास से संबंधित PDF भी अवेलेबल हो जाती है, और RS इससे संबंधित आपको जो क्वेश्चंस है, मैं पर डे आपको मेंस का क्वेश्चन डालता हूं, आप लिखा करो जरूर उसका, फिर उसका मैं आंसर आपको लिख के भेजता हूं, ताकि आपको पता चले कि मेरा आंसर उससे कितना डेविएट कर रहा है, ताकि उसमें आप सुधार कर पाए। इसके अलावा परिक्रम मेंस का कंप्लीट कोर्स आपके लिए ये अवेलेबल है। अभी ये जो है वो 31,000 रुपए का कोर्स है, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको 15,000 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। अब देखो, यदि अपन बात करें अनुच्छेद 334 के अनुसार, अब ये कहता है कि ये लागू कब होगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कब लागू होगा, तो इसको आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो। पढ़ के बताने से कोई फायदा है नहीं, समझो आप इसको। इसमें क्या है कि जैसे हमारे देश के अंदर ये आर्टिकल 82 हमारा जो संविधान है, आर्टिकल 82 के अंदर, अनुच्छेद 82 के अंदर, आर्टिकल 82 के अंदर ये प्रोविजन है किसका, एक परिसीमन आयोग का। ध्यान से समझना, एक परिसीमन आयोग का प्रोविजन है, डिलिमिटेशन कमीशन। और इसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन किया जाएगा, यानी प्रत्येक जनगणना के बाद में, प्रत्येक जनगणना के बाद में, यानी सेंसस के बाद में, प्रत्येक जनगणना के बाद डिलिमिटेशन यानी परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन का सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि जो जितनी भी लोकसभा सीट्स है उसके अनुसार पूरे देश को इक्वल जनसंख्या में या बराबर जनसंख्या में बांट देना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो लोकसभा में पहुंच रहा है या जो जनप्रतिनिधि है वो इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे या बराबर प्रतिनिधित्व करे। ऐसे ही राज्यों के अंदर भी जो विधानसभा के अंदर MLA बन के आ रहा है वो बराबर जनसंख्या, हर स्टेट की जो जनसंख्या अप्रॉक्स बराबर हो और बराबर जनसंख्या का नेतृत्व करता हो, तो इसको पॉपुलेशन के साथ रिलेट किया गया डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग को। तो प्रत्येक जनगणना के बाद में एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है आर्टिकल 82 के अंदर। अब ये सवाल यह है कि कौन करेगा परिसीमन आयोग का गठन, तो ये परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है। इसके प्रोविजन समझ लेना थोड़े से, यानी सेंटर गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार करेगी, यहां पर राज्यों के हाथ में कुछ नहीं है। यानी केंद्र सरकार यदि इसके अंदर बदलाव करेगी या सेंटर गवर्नमेंट इसके अंदर बदलाव करेगी तो केंद्र सरकार इसका गठन करेगी। मेरा ध्यान कहीं और चला गया। केंद्र सरकार यदि इसका गठन करेगी तो ये एक स्वतंत्र निकाय है, यानी ऑटोनोमस बॉडी है, ध्यान रखना आप, ये एक ऑटोनोमस बॉडी या स्वतंत्र निकाय है। कौन गठन करेगी, इसका गठन करेगी केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका गठन करेगी, और एक स्वतंत्र निकाय है। मतलब स्वतंत्र निकाय मतलब अपने काम करने में ये स्वतंत्र है। इवन इसकी रिपोर्ट जो है या इसके काम में न्यायिक हस्तक्षेप भी नहीं हो सकता है, इसकी भी मनाही है, यानी न्यायिक हस्तक्षेप की भी रोक है। तो आप समझ लो कि अधिकतर चीजें वहां पर न्यायिक हस्तक्षेप हो जाती है, लेकिन परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन है वहां पर आपको न्यायिक हस्तक्षेप नहीं दिखेगी। मतलब ये न्यायिक हस्तक्षेप से भी मुक्त है, मतलब एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है। और ये क्या करती है कि जैसे ही जनगणना हुई,
सब जगह जनसंख्या एक समान बढ़े ये तो जरूरी नहीं है। तो उस जनसंख्या को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए डिलिमिटेशन करता है या परिसीमन कर देता है, ताकि इस क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र में या इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र इंक्लूड है। इस तरीके से उद्देश्य यही रहता है कि प्रत्येक जो जनप्रतिनिधि है वो एक समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करे। इसको ध्यान में रख करके ये कहा गया है। लेकिन ये जैसे कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद में या प्रत्येक सेंसस के बाद में ऐसा होगा, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है। इसमें देखोगे तो 4 बार ही आज तक की डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। एक जैसे 1952, उसके बाद में 1962, उसके बाद में 1972 और उसके बाद में 2002। यानी अभी तक ये आपके पास में 4 परिसीमन आयोग जो है वो ही गठित हुए हैं, जबकि हर जनगणना के बाद में होना चाहिए। तो 1952, 1962 और 1972। अगला परिसीमन आयोग कब होना था? ये परिसीमन आयोग होना था उसके बाद में 1982 में। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी जी इस समय, पता ही आपको, देश के अंदर बहुत पॉपुलर नेता थी। 1976 में इंदिरा जी ने यह प्रावधान कर दिया कि अगला परिसीमन जो किया जाएगा वो 2001 के बाद किया जाएगा, यानी 2001 से पहले नहीं किया जाएगा। 1976 में इंदिरा जी ने यह प्रोविजन कर दिया। तो इसके कारण से क्या हुआ है कि अब 1972 के बाद में सीधा जो परिसीमन है वो 2002 के अंदर। तो आप ये देख सकते हो कि इसके बाद यानी 4 ही बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, 1952, 1962, 1972 और 2002। इसके बाद यदि देखोगे तो अब 2026 तक लोकसभा सीट्स वगैरह को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसका मतलब बढ़ाया नहीं जा सकता, परिसीमन नहीं होगा, यानी 2026 तक परिसीमन नहीं होगा। अब 2026 भी आ ही रहा है, तो अब 2026 के बाद डिलिमिटेशन होगा, यानी परिसीमन होगा। अब 2026 के अंदर जो परिसीमन होगा उसमें जनसंख्या को, कौन सी जनसंख्या को या पॉपुलेशन को आधार बनाया जाएगा। यानी 2026 के बाद वो 27 में हो सकता है, 26 में हो सकता है, 28 में हो सकता है, लेकिन 2026 तक तो नहीं हो सकता, ये पहले से रोक है। तो इसके अंदर क्या किया गया, यानी 42वां संविधान संशोधन, आई थिंक 84वां संविधान संशोधन, उनके माध्यम से इस तरह का बदलाव किया गया था। तो ये 2026 जो है, 2026 जो है, उसके बाद ये डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा। तो इसके लिए जनसंख्या को किसको आधार बनाया जाएगा? वैसे सेंसस या जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होनी चाहिए। तो 2011 के अंदर हुई, 2001 में, 1991 में हुई, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना वगैरह की वजह से सरकार का कहना है कि नहीं हो पाई। तो अब होगी है, यानी इस लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, जो सरकार का स्टेटमेंट है वो कोट कर रहा हूं, कि इस लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना की प्रोसेस शुरू की जाएगी, प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगी, तब तक 1-1.5 साल लग ही जाता है, रिपोर्ट्स वगैरह आएगी, तब तो 2026 भी आ जाएगा। यानी 2021 की जनगणना ही कह लें हम इसको। तो ये जो 2021 की जनगणना कह लो, 2024-25 में हो रही है, इस जनगणना का जो भी नाम देना है दे लेना आप। तो ये जो जनगणना है, इसको आधार बना करके एक परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। वो परिसीमन आयोग का गठन होगा तो निश्चित रूप से देश के अंदर लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ेगी। अब लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें कितनी बढ़ती है, एक एग्जांपल के तौर पे यदि आप देखो, जैसे अभी मान लो कि 543 सीट्स लोकसभा के अंदर है, संभव है कि 700 सीट हो जाए, एक एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ सीट 700 हो जाए, तो 700 सीट्स में से महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। समझ गए? इसी तरीके से राज्य उसमें विधानसभाओं के अंदर भी, राजस्थान में 200 की जगह 250 सीट्स हो जाए मान लो, तो 250 सीट्स में से फिर 1/3 रिजर्वेशन जो है वो वुमन या महिलाओं को मिलेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1976 के बाद में ये परिसीमन हुआ नहीं। ये भी जो 2002 में भी हुआ, राज्य विद इन द स्टेट ही परिसीमन है, एक तरीके से कह ले तो। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि परिसीमन आयोग का गठन 1952, 62, 1972 और 2002 के अंदर किया गया था। ध्यान रखना है, ये याद रह जाएगा। क्लियर हुई? तो अब ये अगला कब होगा, ये कब लागू होगा ये अधिनियम? ये अधिनियम लागू होगा अब जो जनगणना होगी उसके आधार पर जो डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग गठित होगा। ये जो परिसीमन आयोग जो गठित होगा वो जो रिकमेंडेशन करेगा उसमें लोकसभा और विधानसभा की सीट्स बढ़ेगी। वो जो सीट्स बढ़ेगी उनमें 1/3 रिजर्वेशन वुमन को दिया जाएगा। अब अगली बार फिर परिसीमन आयोग का गठन होगा, फिर इनकी सीट्स यदि इंक्रीज करेगी तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता रहेगा। ऐसे है। अब देखो यही कह रहा है आर्टिकल 334A के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद जो पहली जनगणना आयोजित होगी, अब कौन सी होगी? पहली यही होगी 2024 के बाद ही। उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। तो जैसे ही सेंसस होगा उसके बाद आयोग का गठन होगा और वो फिर रिकमेंडेशन करेगा, जितनी नंबर ऑफ सीट्स होगी उनमें 1/3 सीट्स जो है वो महिलाओं को मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो सवाल यह है कि फिर एक मन में क्वेश्चन आता है कि कैसे ये आरक्षण लागू कैसे होगा, रिजर्वेशन कैसे लागू होगा, कि भाई क्या 1/3 सीटें जो है वो
फिक्स सीट है। जैसे हमारे यहाँ पर देखो नागौर के अंदर एक जाइल सीट है, कई सालों के अंदर वो SC ST के अंदर आरक्षित है। ऐसे हमारे पास में चूरू जिला है, उसमें सुजानगढ़ सीट है, वो SC ST के लिए रिजर्व्ड है। तो वो कैसे इस तरीके से रिजर्व्ड हो गई, हमेशा से काफी लंबे समय से वो रिजर्वेशन रिजर्व्ड पड़ी है। तो अगली बार क्या होगा, तो इसमें यह कहा गया है कि इसके बाद जो भी जनगणना होगी, जैसे एक एग्जांपल ले लेते, तो 2024 में जनगणना होगी, उसके बाद जो भी जनगणना होगी 2031 में होगी, 32 में होगी, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हर 10 साल में करवानी होती है, तो मान लेते हैं 31, 32, 33 में एक जनगणना होगी। उसके बाद यानी नया सेंसस आएगा इसके बाद में, और वो नया जो सेंसस होगा, जनगणना होगी, उस जनगणना के बाद में एक डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। जो परिसीमन आयोग बनेगा उसके बाद वो कुछ रिकमेंडेशन देगा, उस परिसीमन आयोग के बाद सीटें बदलेंगी। जैसे मान लो कि हमारी जो सीट है, हमारी विधानसभा की जो सीट है, वो तब तक SC या ST कैटेगरी के अंदर रहेगी, मतलब ये सीट जो ये महिला की कैटेगरी में रहेगी, जब तक नई जनगणना होकर के नया परिसीमन आयोग का गठन नहीं हो जाता। वैसे ऐसे नहीं होगा कि जैसे अभी आप यदि देखोगे तो स्थानीय जो संस्थाएं हैं या लोकल जो हमारी बॉडीज है, उसके अंदर यदि हम पंचायतों की और नगर पालिकाओं की बात करें तो उसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन कैसे है, उनमें भी 1/3 रिजर्वेशन है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हर बार हर चुनाव के बाद में रोटेशन हो जाता है। यहां पर हर चुनाव के बाद रोटेशन का प्रावधान नहीं है, ये समझ लेना। यदि आप देखोगे तो नगर पालिकाओं में और पंचायतों में जो महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है 1/3, वो हर चुनाव के बाद बदल जाता है। लेकिन यहां पर यह किया गया है कि महिलाओं के लिए जो नया परिसीमन गठन होगा उसके बाद में, उसके बाद रोटेशन होगा। ये एक थोड़ा सा विवादास्पद भी है लोगों के लिए कि इस तरीके से होगा। तो यदि परिसीमन 20 साल 30 साल नहीं हुआ, जैसे पहले भी नहीं हुआ है, 2002 के बाद सीधा 2026 के अंदर हो रहा है, तो 24-25 साल नहीं हुआ तो वो एक पर्टिकुलर सीट महिला के लिए ही रिजर्व हो जाएगी। ये एक आशंका कुछ लोगों के लिए बताई गई है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें एक सवाल उठाया गया है, या आप भी सुझाव दे सकते हैं कि प्रत्येक विधानसभा या लोकसभा चुनाव के बाद में ये जो सीट्स हैं उनको रोटेट किया जाना चाहिए, जबकि ये परिसीमन होने के बाद रोटेट होंगी, जो एक चैलेंज है, ध्यान रख लेना। तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आवधिक रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद किया जाएगा, यानी जो नया परिसीमन आयोग बनेगा वो फिर रिकमेंडेशन करेगा, उसके बाद वो सीट चेंज होगी, तब तक वो सीट चेंज नहीं होगी। ये तो हो सकता है कि आपकी सीट है वो आप राजनीति कर रहे हो और आपकी पर्टिकुलर विधानसभा की सीट महिला की आ गई, तो 20 साल तक महिला ही रही उस सीट के ऊपर, तो तुम्हारा तो काम खत्म हो गया है। समझ गए? तो ये ध्यान देने वाली बात है, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद में देखो इसके अंदर ये जो प्रावधान किया गया है, सनसेट क्लॉज हम जिसको बोलते हैं, ये रिजर्वेशन 15 वर्ष के लिए लागू किया गया है। रिजर्वेशन ऐसे ही लागू होता है। यदि शुरू के अंदर जैसे SC ST के लिए रिजर्वेशन लागू किया गया तो 10 साल के लिए किया गया था, तो वो हर 10 साल बाद में बढ़ जाता है, यानी ये 15 साल के लिए लागू किया गया है। लेकिन यदि इसके बाद भी संसद यानी पार्लियामेंट यदि इसे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है और बढ़ाया ही जाएगा। अभी तक का अनुभव यही है कि रिजर्वेशन हटेगा नहीं। जैसे मान लो कि बाकी समुदाय SC ST है, उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए, लेकिन हर बार सरकार क्या करती है, संसद में एक बिल लेके आती है, किसी की हिम्मत नहीं है कि विरोध करे, और फिर वो बिल पारित हो जाता है और फिर रिजर्वेशन अगले 10 साल के लिए बढ़ जाता है। तो ये मान के चलिए कि अगले 10 साल 15 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ता रहेगा। एक बार यदि महिलाओं को मिल गया है तो अब ये रिजर्वेशन कहीं जाने वाला नहीं है। मैं जिंदा हूं तब तक तो मेरे को लगता है कि ये जीवन निकल जाएगा, महिलाओं को रिजर्वेशन रहेगा, आगे पता नहीं क्या हो जाए, कौन जानता है, लेकिन 15 साल के लिए तो है ये। तो ये सनसेट क्लॉज क्या है कि महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि इस आरक्षण कानून के लागू जिस दिन ये लागू होगा उसके 15 वर्ष तक होगी। अभी तो लागू ही नहीं हुआ है, लागू कब होगा, एक नई जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा, उसके बाद लागू होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है? उसके बाद देखो आप, इसकी जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है इसकी, भाई क्यों महिला आरक्षण की आवश्यकता है? आपके दिमाग में ये आता हो कहीं जरूरी है, जगह पुरुष लोग घना पीड़ित है, वे तो जड़े बिल्कुल नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, बट जरूरत है। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यदि आप लोकसभा की बात करें, अपनी लोकसभा की बात करें, तो ये इस बार की जो लोकसभा है उसमें 15% महिलाओं की भागीदारी है, जो अब तक की हाईएस्ट है। महिलाओं की संख्या मतलब महिलाओं का रेशियो हमारे देश में क्या है, अप्रॉक्स 50%, 50% महिलाएं हमारे देश में, लगभग 48 किलो 50 किलो, तो 50% अप्रॉक्स महिलाएं हैं। और उनका लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन देख लो आप, रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो 15% है। तो 50% कोई समुदाय है और उसकी भागीदारी यदि 15% होगी तो उनके इंटरेस्ट के मुद्दे सामने कभी आएंगे ही नहीं। तो ये जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है यदि आप देखोगे तो।
कहां पर? लोकसभा के अंदर। इसी तरीके से यदि आप सभी राज्यसभाओं सभी विधानसभाओं की, सभी राज्यों की विधानसभाओं को कैलकुलेट करो तो आपको समझ में आए कि एवरेज लगभग 8% ही महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या कितनी? 50%। राज्यों में भी वही है, लेकिन महिलाएं है कितनी विधानसभाओं के अंदर? विधानसभाओं के अंदर महिलाएं 8% है। तो ये एक सोचने वाली बात है। और कुछ ऐसे, ताज्जुब करोगे, शायद मिजोरम वगैरह कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व जीरो है, वहां विधानसभा में एक भी महिला नहीं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की विधानसभा में जीरो महिलाएं। तो फिर सोचना तो पड़ेगा ना डेफिनेटली। तो आपको जब भी कभी बताना हो कि भाई महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों, तो आप कहेंगे कि लोकसभा के अंदर इस बार ये हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है। यदि आप बात करोगे तो 82 वुमन है हमारे 543 सीट्स जो लोकसभा है उसके अंदर। लेकिन यदि अपन इनको 543 सीट्स को नहीं भी इंक्रीज करें तो भी सरकार का कहना है, सरकार का क्या कहना है, हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1/3 के हिसाब से 181 महिलाएं हो जाएगी। यदि आरक्षण लागू हो जाए आज ही, तो कल इस बार के चुनाव में यदि लागू हो जाता तो 82 की जगह 181 महिलाएं होती। यानी लगभग आप देखोगे तो लोकसभा के अंदर 100 वुमन यानी 100 महिलाएं बढ़ जाती। तो कितना क्रांतिकारी या रिवोल्यूशनरी चेंज आपको दिखाई देता। समझ पा रहे हैं? 8% की जगह सीधा यदि 33%, 35% यदि महिलाएं हो जाए तो मतलब इस तरीके से कोई यदि वर्ग विशेष है, समुदाय विशेष है, यदि वो पिछड़ रहा हो तो ऑब्वियस है के लिए उसको आगे लाया जाना चाहिए। यही तो है ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून को सभी का समान संरक्षण करना चाहिए। तो इक्वल प्रोटेक्शन कहां हुआ? जब 50% महिलाएं 15% या 8% पर सिमटी हुई है तो इक्वल प्रोटेक्शन हुआ कहां पे? तो उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन देने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान देना है। देखो, विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। भारतीय संसद में वर्तमान में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लगभग 15% है। सही बात है। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व लगभग 8% है, जबकि कुछ विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 0 है। चिंता की बात है। और आपको इस जानकारी का ताज्जुब होगा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो गए, बांग्लादेश हो गए, जिनको हम लोग निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं, वो इस देश भी हमसे महिला रिप्रेजेंटेशन में कंपैरेटिवली लोकसभा यानी निम्न सदन जो उनका है उसमें हमसे ज्यादा अच्छा प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है उनका। तो फिर भारत जैसे देश जो कि दम भरता है कि हम बहुत बड़े डेमोक्रेसी हैं या लोकतंत्र हैं, ऐसे देश को तो बिल्कुल शोभा नहीं देगा कि भाई हमारे यहाँ पर लोकसभा के अंदर जो है वो 15% रिजर्वेशन हो, या विधानसभा के अंदर जो है महिला लोकसभा के अंदर 15% रिप्रेजेंटेशन हो और विधानसभाओं के अंदर 8% रिप्रेजेंटेशन हो। ये तो शोभा नहीं देता ना। उसके बाद देखो, भारत में लोकसभा में है तो मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं उनके और हमारे निम्न सदन यानी लोअर हाउस को, हाउस ऑफ जो पीपल रिप्रेजेंटेशन है, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। भारत में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारे पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसों से भी कम है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि इन देशों से भी हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है। महिलाओं से संबंधित यदि अपन महिलाओं को क्यों जरूरी है, तो यदि अपन महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे तो महिलाओं से संबंधित जो समावेशी मुद्दे हैं वो शामिल हो पाएंगे। अभी यदि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 10% है, 8% है, 15% है, तो महिलाओं से जुड़े मुद्दे उसमें शामिल ही नहीं होते हैं, नीति निर्माण में शामिल नहीं होते हैं, कानून निर्माण में शामिल नहीं होते हैं। तो इनको ध्यान रखना जरूरी है। समझ गए? और यदि महिलाओं को नेतृत्व मिलेगा तो कुछ लोगों को यह मानना है कि डेवलपमेंट, विकास भी बढ़ेगा। गुंडागर्दी, दादागिरी, नेतागिरी कम हुई, केवल राजनीति कम हुई, बच्चों के, महिलाओं के ये मुद्दे जो होंगे, जो गौण हुए हैं, जिन उनकी चिंता नहीं कर रहे, ये एकदम सेंटर में आ जाएंगे, केंद्र के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए जो है वो आवश्यकता है। तो क्यों जरूरी है वो आपको बता दिया मैंने कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर 15% है, विधानसभाओं में लगभग 8% है। हमारे पड़ोसी देशों से भी हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का कम है। यदि इनको शामिल किया जाएगा तो समावेशी विकास है वो फोकस्ड होगा, उनसे जुड़े मुद्दे सम्मिलित होंगे। इसके अलावा महिलाओं को नेतृत्व मिलने से विकास की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। कुछ चिंताएं भी होती हैं। हर चीज अच्छा, और हर चीज के साथ में अच्छे और बुरे दोनों पक्ष जुड़े हुए होते हैं। तो चिंताएं किस चीज को लेकर के कि संविधान में अनुच्छेद 14 के अंदर समानता की बात की गई है, 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि किसी के साथ लिंग, जन्म, निवास, इनके आधार पर, किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो समानता है उसके ये विरुद्ध है, अगेंस्ट है। खैर इसको आप डिफेंड कर सकते हो कि कोई भी राइट जो मिला हुआ है, हमारे को मूल्य अधिकार मिला हुआ है, वो एकदम एब्सोल्यूट नहीं है ना, निरपेक्ष नहीं है, बल्कि उसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या युक्ति युक्त निर्बंध लगे हुए हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आर्टिकल 14 एक आप दिखा तो सकते हो ना कि समानता का अधिकार है, कि मेरे को भी चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है, लेकिन 20 साल तक मेरे को मौका ही नहीं मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि
कई सालों से महिलाओं को भी तो मौका नहीं मिला, तो थोड़े दिन आप भी प्रताड़ित हो लीजिए, अगली पीढ़ी में कोई आ जाएगा, ऐसे करके मन बहला सकते हैं, लेकिन चिंता तो व्यक्त कर सकते हैं ना कि भाई समानता के अधिकार के विरुद्ध है। इसी तरीके से देखो, विधायिका में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण मतदाता के चयन करने के अधिकार को सीमित करता है। अब मैं महिला को वोट देना ही नहीं चाहता, मैं तो पुरुष को ही वोट देना चाहता हूँ, महिलाएं बहुत ज्यादा खराब होती है, मेरी ऐसी धारणा है, महिलाएं बहुत पुरुषों को पीड़ित करती है, मेरी ऐसी धारणा है, और मैं महिला को वोट नहीं देना चाहता हूँ, तो जरूरी थोड़ी है महिलाओं को वोट दूं, मैं तो नहीं देना चाहता हूं, तो आप कहोगे सर नोटा दबा लो आप, फिर उसमें तो कोई नहीं है। खैर, कहने का तरीका है, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा चुनने का जो अधिकार है, चयन करने का अधिकार है, आपको आपने उसको भी सीमित कर दिया, जबकि कोई भी खड़ा हो सकता है, महिला खड़ी हो सकती है, पुरुष खड़ा हो सकता है। तो एक तो मेरे खड़े होने का अधिकार, चुनाव में भागीदारी करने का अधिकार आपने छीन लिया है, और एक मेरे जो मत देने का अधिकार है उसको भी आपने सीमित कर दिया है। तो ये भी एक चिंता का विषय, छोटी मोटी चिंता है। इसके अलावा ये भी एक आशंका व्यक्त की गई है कि भारतीय राजनीति इतनी साफ सुथरी भी नहीं है जितने आप खुश हो रहे हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे राजनीति के अंदर अपराधीकरण की बात कर लो, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर लो, वो क्या हालत है, राजनीति अपराधीकरण दबाव है, और इंटरनल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ किसी भी पार्टी में दिखती नहीं है। तो क्या जरूरी है कि महिलाओं की भागीदारी जो है उसके अंदर आपको सकारात्मकता दिखेगी? उसमें क्या होता है कि महिलाएं जो है, उन्हीं महिलाओं को मौका मिलेगा जिनके पुरुष ज्यादा एक्टिव है। ये चीज है ना, जहां पर राजनीति अपराधीकरण हो रहा है, तो जो साफ सुथरी पढ़ी लिखी वो महिलाएं हो सकता है उनसे राजनीति से दूरी बना करके रखें। तो इस तरह की चिंताएं भी व्यक्त की गई है। राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव आदि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इस अधिनियम में सीटों का हाँ, अब देखो, ये तो बता ही दिया मैंने आपको किस तरह से इस अधिनियम में ये समस्या मैंने आपको पहले बता दी है कि रोटेशन जो है हर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बाद होना चाहिए। जबकि होगा कैसे, इसमें चुनाव के बाद नहीं बल्कि हर परिसीमन के बाद होगा। तो इस अधिनियम में सीटों का रोटेशन प्रत्येक अगले परिसीमन के बाद होना है, जबकि इसे संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक आप चुनाव के बाद होना चाहिए। तो चिंता है, परेशानी है। तो देखो, आप आराम से मेंस में कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप आराम से इसके साथ डील कर सकते हो। इसके साथ आप ये कह सकते हो कि राज्यसभा और विधान परिषदों में भी तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वहां तो प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां पर भी होना चाहिए। तो इसको लेकर के भी आप चिंता व्यक्त कर सकते हो। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट जो है अधिनियम था। उसके बाद हम लोग अभी बात करने वाले हैं, वो करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। तो एक क्विक रिविजन कर लेते अभी तक जो चीजें पढ़ी है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे काम आएगा हमेशा के लिए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो पहले मैंने ये बताया कि ये प्रयास पहले भी हो चुके हैं। कब कब हो चुके हैं सर? ये 1996, 1998, 2002 और 2008, यानी इनमें ये पहले भी ये प्रयास हो चुके हैं, ध्यान रखना है। और फाइनली ये अब पास कब हुआ है, अधिनियम कब बना है? 2023 के अंदर। ये 128वां विधेयक है, ध्यान रख लेना, 128वां विधेयक है। जबकि संविधान संशोधन की बात कराया जाए तो 106वां संविधान संशोधन है। इसका जो है वो कहां कहां पर ये लागू होगा? तो लोकसभा के अंदर और विधानसभाओं में लागू होगा। विधानसभाओं में कहां लागू होगा? तो स्टेट में होगा और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। स्टेट के अंदर सभी राज्यों की विधानसभाओं में लागू होगा। लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो दिल्ली पर लागू हो रहा है, पांडिचेरी पर लागू नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। फिर इसके अपन उद्देश्य की बात करें तो लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखो, इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो मैंने कहा कि कौन कौन से संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। तो 239 ए करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप देखोगे तो दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात है। इसी तरीके से 330 में भी बदलाव करना पड़ेगा, जो लोकसभा में SC ST के लिए रिजर्वेशन है उनमें विद इन द कैटेगरी रिजर्वेशन देने के लिए। इसी तरीके से 332 में भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें विधानसभाओं में SC ST के लिए रिजर्वेशन की बात है, उसको भी बदलना पड़ेगा और वहां भी विद इन द कैटेगरी 1/3 रिजर्वेशन देना पड़ेगा। इसी तरीके से इसमें 330 ए जोड़ा गया, जो लोकसभाओं में बाकी महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन की बात करता है। इसी तरीके से 332 ए जोड़ा गया है, जो कि विधानसभाओं के अंदर महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन की बात करता है। तो ये संविधान में संशोधन हुए अमेंडमेंट जो मैंने आपको समझा दिए, क्लियर है। इसके अलावा मैंने कहा संविधान में संशोधन है, उसके लिए इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया गया है। आर्टिकल 368 में 2 प्रोसेस है, उसमें से विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति का जो है इस आधार पर इसका संशोधन होगा, क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं को भी प्रभावित करता है। तो ये इस तरीके से ये पास हो गया है। उसके बाद देखो, ये मैंने समझा दिया आपको कि क्या क्या कहानी यहां पर थी, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर हो ही गया अपने।
हाँ, फिर उसके बाद मैंने कुछ परिसीमन के बारे में समझाया कि ये कैसे लागू होगा, कब होगा। तो अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82 है, वो परिसीमन आयोग की या डिलिमिटेशन कमीशन की बात करता है, जिसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। एक स्वतंत्र निकाय है जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप भी नहीं होता है। इसमें ये पहले कितनी बार हो गया, कायदे से ये हर जनगणना के बाद होना चाहिए, लेकिन अभी तक 4 ही बार हुआ है, 1952, 62, 72 और 2002। 1972 की जनगणना तक ठीक था, उसके बाद में 1976 में इंदिरा गांधी ने कहा कि अभी 2001 तक नहीं होगा। उसके बाद ये परिसीमन हुआ है, उसके बाद अगला परिसीमन पर 2026 तक रोक लगी हुई है, उसके बाद ही होगा। तो ये 2026 के बाद ही लागू होगा, एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि कब होगा, क्योंकि इसके बाद जनगणना होगी, जनगणना के बाद में परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग जो रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पर नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा और विधानसभा में बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमन होगा। ठीक है, अब ये महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, इसके अंदर सनसेट क्लोज ये कहता है कि 15 साल के लिए, लेकिन 15 साल अंतिम नहीं है, बल्कि इसके बाद भी पार्लियामेंट या संसद इसे बढ़ा सकती है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। उसके बाद देखो, इसकी जरूरत बताई दी आपको कि 15% महिलाएं ही ये लोकसभा के अंदर भागीदारी कर रही है। यदि विधानसभा को काउंट करोगे तो 8% है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो हमारे जैसे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, उनमें भी जो निम्न सदन है, लोअर हाउस है, वहां हमारे से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिखता है, जो हमारे लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं शर्म की बात है। उसके बाद यदि आप महिलाओं को मौका दोगे तो उनसे जुड़े मुद्दे, उनको प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा यदि वो नेतृत्व करेगी तो कहते हैं कि महिलाओं और बालकों का विशेष करके विकास है वो तेज होगा। चिंताएं किस बात को लेकर के है, वो इस बात को लेकर के है कि हमारा जो आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार है, सभी को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है, वो हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे चयन का अधिकार है कि मैं किसी को चुनाव करूं, उसको भी सीमित किया जा रहा है यहाँ पर। उसके अलावा मैंने आपको बताया दिया कि राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक आंतरिक लोकतंत्र आदि की कमी के कारण से भी महिलाओं को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अलावा एक है रोटेशन वाला प्रावधान। रोटेशन वाला प्रावधान ये कहता है कि परिसीमन आयोग के गठन के बाद, नए परिसीमन आयोग के गठन के बाद में वो सीट चेंज होगी, कायदे से ये हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद होनी चाहिए। ये रिजर्वेशन जो है वो लोकसभा और विधानसभाओं में तो है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषदों के अंदर नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये बैच मैंने आपको बताई दिया कि कब से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना, अपने दोस्तों वगैरह को बता सकते हैं। 5 मई से एक बैच और प्रीलिम्स के लिए भी हम लोग 5 मई से शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर जो प्री और मेंस में कॉमन सब्जेक्ट्स है उनको मेंस के हिसाब से पढ़ाएंगे, ताकि आपको प्रीलिम्स के बाद में इशू किसी तरीके का नहीं हो। इसमें आपको रिवीजन है, निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी आरबीएसई पर बेस्ड कंटेंट है, वो आप कितनी भी बार देखो, पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। 1 वर्ष की वैलिडिटी, लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी तक रहेगी, 1 वर्ष मिनिमम है, ये ध्यान रखना है। कितनी भी बार वीडियो देखो, कोई इशू नहीं है। अब आओ आप आगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये टॉपिक भी अपन देख लेते हैं। 1 नेशन और 1 इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र और एक चुनाव। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक राष्ट्र और एक चुनाव, यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। क्यों जरूरी है, इस पर बात करते हैं। एक देश, तो आज का सेशन में हमने किस चीज का डिस्कशन करना है? एक देश एक चुनाव, यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के हमें डिस्कस करना है। क्या कहता है ये, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? एक देश एक चुनाव का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि जैसे लोकसभा, राज्यसभा नहीं होगी, इसमें ध्यान है, राज्य विधानसभाएं और जो लोकल बॉडीज जैसे हमारी नगर पालिका और नगर पंचायत है, इनका चुनाव एक साथ हो जाए। तो आपसे कभी पूछ ले कि एक देश एक चुनाव से क्या तात्पर्य है, तो आप ये कहेंगे लोकसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं और स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं और पंचायतों के चुनाव एक साथ करवाना, इसका मतलब ये हो गया एक देश एक चुनाव। तो पहले तो ये समझना है कि इसमें विधान परिषदें और राज्यसभा नहीं शामिल है, कि उनमें ज्यादा चक्कर नहीं पड़ता, क्योंकि आम जनता उसमें भाग नहीं करती। ऐसे चुनाव जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करती है, या ऐसे चुनाव जिसमें आम जनता की भागीदारी होती है, उन सबको एक साथ संपन्न करना, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन है। राज्यसभा के चुनाव गए, राष्ट्रपति के चुनाव गए, उपराष्ट्रपति, इन सब का एक साथ नहीं होगा, क्योंकि उनमें हम लोग डायरेक्टली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उस पर कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं है, उतनी बड़ी चैलेंज नहीं है। लेकिन जो जनता वो डालती है, जनता वो डालती है आम चुनाव में, आम चुनाव जैसे लोकसभा और विधानसभा। इसके अलावा आम जो आपके चुनाव है नगर पालिका और पंचायतों, इन सबको एक साथ संपन्न करवाने की बात है, और ये बहुत लंबे समय से ऐसी मांग हो रही है, ये ध्यान देना है। तो पहले तो ये कि मतलब क्या है, समझ में आया। अब देश में पहले क्या, पहले हमारे देश में पहले भी कोई इस तरीके के एक देश एक चुनाव जैसी कोई प्रक्रिया थी क्या, ये आपके मन में एक सवाल पैदा हो सकता है। तो भारत में इसका इतिहास क्या रहा है, तो मैंने आपको पहले भी समझा, एक दिन मैं करंट पढ़ा रहा था तब, कि
जो शुरू में पहला जो हमारे देश के अंदर चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। यदि आपको ध्यान हो तो 1952 में केवल देश के चुनाव नहीं, राजस्थान में भी चुनाव 1952 में ही हुए थे। दूसरे यदि केंद्र के स्तर पर देखोगे तो चुनाव 1957 में हुए थे। राजस्थान में भी चुनाव उसके बाद 1957 में हुए दूसरी विधानसभा के, यदि आपने राजस्थान पॉलिटी जानते हैं। तीसरे चुनाव केंद्र में 1962 के अंदर हुए थे, 1962 आपको ध्यान आ रहा है, तो राजस्थान में भी चुनाव 1962 के अंदर हुए थे, ध्यान है आपको। उसके बाद चुनाव 1972 में हुए थे, 1972 के अंदर हुए थे। तो 1967 में, 1967 में हुए थे। राजस्थान में भी चुनाव जो है 1967 में हुए थे। लेकिन उसके बाद आप देखो, राजस्थान में चुनाव हुए 1972 में और केंद्र में चुनाव हुए 1971 में। ये देखो तारतम्य टूट गया है। इसका मतलब पहले जो 4 विधानसभाएं और लोकसभा के चुनाव है 1952, 1957, 1962 और 1967, 1967, यानी पहले 4 चुनाव चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभाओं के एक साथ हुए हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमें अनुभव नहीं है एक साथ चुनाव करवाने का, हमें पहले भी अनुभव है। 4 चुनाव 1952 का, 57 का, 62 का और 67 का, 4 चुनाव हमने लोकसभाओं के और विधानसभाओं के एक साथ कराए, तो आगे भी करवा सकते, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि 1952 से 1967 तक के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ करवाए गए थे। लेकिन फिर 1968, 1969 का टाइम ऐसा था, इंदिरा जी का काल था, और उस समय कई विधानसभाएं जो थी वो समय से पहले भंग कर दी गई। समय से पहले भंग करने या विघटन करने के कारण से उनमें दोबारा चुनाव कराना पड़ा, और दोबारा चुनाव कराने के कारण से उसका तारतम्य खराब हो गया। दूसरी बात की, लोकसभा का चुनाव 1972 में होना था, लेकिन 1971 वाला वो दौर आप याद करो जिसके अंदर बांग्लादेश बन गया था पाकिस्तान को तोड़ के। तो इंदिरा जी को लगा था कि सही समय है चुनाव करवाने का, तो उन्होंने समय से पहले चुनाव करा लिया 1971 में। उस समय कुछ जो कांग्रेस और आर ये जो बंटी हुई थी उनके बीच में आपस में विवाद चल रहा था। तो इंदिरा जी उससे जो ऊपर कहते हैं ना नकेल डाली हुई थी उनके नाक में, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने सोचा सबसे बढ़िया तरीका कि मैं चुनाव में जाऊं और इस प्रक्रिया से बाहर आ जाऊं, ताकि मेरे पास अपनी मेजोरिटी होगी तो मैं अपने निर्णय कर पाऊंगी। तो लोकसभा के चुनाव भी एक साल पहले हो गए, कायदे से 72 में होने चाहिए थे, लेकिन वो 71 में हुए। तो यहां से ये तारतम्य टूट गया, तो ध्यान रखना है। तो 1968-69 में कुछ विधानसभाओं का समय से पहले विघटन हो गया था, सही बात है। लोकसभा के समय से पहले भंग होने से 1971 में नए सिरे से चुनाव हो गए थे, जबकि होने चाहिए 1972 में। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि पहले 4 लोकसभा और विधानसभा में 7 थे, लेकिन उसके बाद विधानसभाओं और लोकसभाओं का तारतम्य कैसे खराब हुआ। एक तो 1968-69 में विधानसभाओं का समय से पहले विघटित होने के कारण से, और एक लोकसभा के चुनाव 1971 में होने के कारण से यह तारतम्य खराब हुआ था। फिर इसके बाद देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तब भी मैंने आपको लास्ट जो करंट का सेशन था उसमें बताया था कि ये कोई पहला नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग भी अपने जमाने में आईएएस की तैयारी करते थे तो पढ़ा था हम लोगों ने भी इसको कि किस तरीके से जो है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन होने चाहिए। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ठीक है। अभी ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा के अंदर है, लेकिन इसकी बात पहले भी उठी है। जैसे 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक साथ चुनाव करने की सिफारिश करी थी। उसके बाद लगातार आप देखोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय ये रहती है कि एक साथ चुनाव करवा लिए जाए। तो इसका इतिहास ये रहा है। मतलब क्या है? मतलब है कि लोकसभा के, विधानसभाओं के, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ संपन्न करवाना। उसके बाद इतिहास क्या रहा है? 1967 तक 52 से लेके एक साथ चुनाव हुए। 68-69 में गड़बड़ हुई, विधानसभाओं के विघटन होने से 1971 में समय से पहले लोकसभा के चुनाव हो गए, और उसके बाद में कई बार जो है वो रिकमेंडेशन हुए अलग अलग के द्वारा कि होने चाहिए। ठीक है, अब देखो पक्ष में तर्क क्या है, क्यों होने चाहिए एक साथ चुनाव। भाई आपके पास मटेरियल होना चाहिए मेंस में लिखने के लिए, एक साथ चुनाव क्यों होने चाहिए। तो बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करने से शासन व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये मैं पहले भी एक दिन आपको करंट के सेशन में समझा दिया था, आज और समझाता हूं। आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? किसी भी राज्य में या लोकसभा चुनाव के जो आम चुनाव होते हैं उसके घोषणा होने के साथ ही, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या निर्वाचन आयोग जैसे ही घोषणा करता है चुनाव की, वैसे ही जैसे चुनाव की घोषणा होती है वैसे ही आदर्श आचार संहिता लग जाती है। आदर्श आचार संहिता लगने का मतलब यह है कि अब सरकार कोई बड़ा निर्णय नहीं कर सकती है। यदि बड़ा निर्णय किसी तरीके का किया जाए, जो सामान्य प्रशासन है वो तो चलता रहता है, लेकिन यदि कोई बड़ा निर्णय किया जाएगा इसका मतलब है कि वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। तो हर 6 महीने में, 7 महीने में, 5 महीने में अलग अलग स्टेट्स के अंदर या अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव होते रहते हैं, और समय समय पर उसके अकॉर्डिंग आदर्श आचार संहिता भी लगती रहती है। इसलिए न केवल उस राज्य के अंदर जो नीति प्रक्रिया है, नीति निर्माण की प्रक्रिया है, पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया है, डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है वो धीमी होती है, बल्कि केंद्र स्तर पर भी यदि अपन बात करें तो लोकसभा
सॉरी वो केंद्र के स्तर, केंद्र सरकार भी कोई बड़ा निर्णय नहीं कर पाती है। तो बार बार आचार संहिता लगने से शासन प्रशासन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, यानी देश पूरा एक चुनावी मोड में ही रहता है, हमेशा एक इलेक्शन मूड के अंदर ही रहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इलेक्शन मोड से बाहर आ जाए। इसके अलावा यदि आप बार बार चुनाव कर रहे हैं तो जो इलेक्शन मशीनरी है उस पर बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। तो देश के संसाधन है, आम लोगों के टैक्स से ये पैसा आ रहा है, उनकी कमाई आपके हाथ में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको खराब करो। तो बहुत ज्यादा चुनाव में बार बार करवाते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इसके बजाय एक ही बार वो मशीनरी यूज करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति एक जगह एक वोट देने की बजाय 2 वोट दे देगा। भाई मैं जैसे वोट देने गया हूं, मान लो ये वोट दे के आया मैं लोकसभा के अंदर, तो मैं साथ में यदि विधानसभा के ही होते तो मैं एक इस अंगुली पे भी लगवा लेता, शाही क्या दिक्कत थी, वोट दे के आता शाही लगवा लेता इस पे भी। यदि मान लेते हैं कि पंचायतों के चुनाव भी 7 होते तो मैं एक शाही इस पे और लगवा लेता, वहीं 3 बटन दबाने, तो कौन सा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा थोड़े ना खर्च हो रहा है। तो एक साथ चुनाव का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में चुनाव होंगे, जैसे अभी अलग अलग फेजेस में हो रहे हैं वैसे ही होंगे। लेकिन जैसे पहले फेज के अंदर राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव हुए, तो 12 सीटों के ऊपर जो चुनाव हुए उसमें जिले कौन से आए? 12 जिले ऊपर वाले आए हैं, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, इसके बाद शेखावटी के क्षेत्र के ले लो, चूरू, सीकर, झुंझुनू, फिर नागौर हो गया, फिर जयपुर ग्रामीण शहर हो गया, फिर दौसा हो गया, करौली, भरतपुर, धौलपुर, ये अलवर वाला, ये जो रीजन है। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो विधानसभाएं हैं, इन क्षेत्रों में जो विधानसभा है उनके चुनाव भी साथ ही हो जाएंगे। एक जगह एक वोट की जगह आदमी को 2 वोट डालना पड़ेगा। फिर सेकेंड फेज में जैसे अभी 26 तारीख को 13 सीटों पर हो रहे हैं जो साउथ राजस्थान की सीटें उन पर, तो उनमें जो विधानसभा सीट है उन पर भी साथ ही चुनाव हो जाएगा। 2 वोट डाल देगा आदमी जाकर के, तो क्या पैसा डबल खर्च हो रहा है? तो एक तरीके से धन की बचत है ये, और बार बार आचार संहिता भी नहीं लगेगी। लोकसभा और विधानसभाओं की एक साथ आचार संहिता लगी, 5 साल तक सरकार आराम से निर्भीक होकर काम कर सकती है। इसी तरीके से सुरक्षा कर्मी जो लगते हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह को देख लो, उनकी बड़ी संख्या में तैनाती होती है, तो उनकी तैनाती बार बार अलग अलग जगह पर तैनाती, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं उनको तैनात करना, तो लंबी अवधि तक जो है सुरक्षा कर्मी अलग अलग जगह लगे रहते हैं। इससे भी हमारी जो सामान्य व्यवस्था वो प्रभावित होती है। इसके अलावा जैसे बार बार चुनाव होने से सामान्य जनजीवन भी बाधित होता है। कभी कोई मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, कभी राहुल गांधी जी रैली कर रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं, लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, प्रोटोकॉल्स के कारण से जो है वो सड़क को बंद कर दिया गया है, आम रूट को बंद कर दिया गया है, इस तरीके की चीजें। या बहुत ज्यादा डीजे बार बार बजा रहे हो, लोकसभा के टाइम बजा रहे हो, फिर विधानसभा के टाइम बजा रहे हो, फिर उसके बाद में आप लोकल चुनाव में बजा रहे हो, सरपंचों में बजा रहे हो, कभी किसी में बजा रहे हो, तो जो डीजे बाजने की बात है, फिर रैलियां निकलने की बात है, तो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सामान्य जनजीवन है, बाधित होता रहता है। इसके अलावा हमारे यहाँ चुनाव की बातें होती रहती है हमेशा, अभी लोकसभा, पहले विधानसभा की बात हो रही थी, अभी लोकसभा की बात हो रही है, थोड़े दिन बाद में सरपंचों की बात हो जा रही। तो पुरुष समाज तो मेरे को लगता है कि 5 साल में से 2 साल तो चुनाव में ही गपशप में व्यस्त होता रहता है, किसी से मतलब नहीं हो, आ रही वो जीती में निकला है टाइम, तो अपने को क्या लेना देना, लेकिन फिर मन रहता नहीं है ना। इसी तरीके से देखो, तो मतलब ये एक तरीके से मनोरंजन का साधन भी हो गया कुछ लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए। तो बार बार चुनाव होने से देश में जैसे जाति, धर्म और सांप्रदायिक जैसे मुद्दे चर्चा में रहते हैं। अब देखो, चुनाव जीतने के लिए आप ये देश के अंदर ये बात मान करके चलो, राजनीतिक दल, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, राजनीतिक दल जो है या पॉलिटिकल पार्टी जो जितना मर्जी हो ये कह रहे हो कि चुनाव विकास पर होना चाहिए, लेकिन हर राजनीतिक दल ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि विकास चाहे मर्जी हो उतना करो, चुनाव नहीं जीत सकते विकास पर। ये कड़वा सच है जिसको आप बैठ करके सोचना कि सर नहीं नहीं ये फालतू बात, आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये राजनीतिक दल बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात कि विकास जितना मर्जी हो करा दो, चुनाव बिना जाति, धर्म और इन सब के सांप्रदायिकता के नहीं जीता जा सकता। तो हर कोई उठाता है, कोई जाति जनगणना की बात उठाएगा, कोई धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात उठाएगा, कोई बहुसंख्यकों की उठाएगा, तो अपने अपनी तरीके से हर कोई कर रहा है। जब जो कर रहा है उसको लगता है कि मैं तो ठीक कर रहा हूं, सामने वाला गलत कर रहा है। जो जाति जनगणना की बात करता है उसको लगता है कि मैं तो जाति की तो बात कर रहा हूं, गलत क्या कर रहा हूं, देश को तो जोड़ने की बात कर रहा हूं। लेकिन जो सामने फिर तुष्टीकरण की बात करता है उसको लगता है कि मैं तो ठीक ही कर रहा हूं, मैं तो धर्म की बात कर रहा हूं, ये तो अपने हिंदू धर्म को ही अंदर अंदर बांट रहे, तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसी बात है ये। लेकिन हर किसी को सही लगता है, कह रही आप माने डाकण कुण के, तो वह बात है, चाहे डाकण हुए तो भी उनके भाई बात है। तो बार बार चुनाव होने से देश के अंदर जाति, धर्म और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे हर समय चर्चा में बने रहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, नीति निर्माण की जो प्रक्रिया, पॉलिसी मेकिंग की, उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे डिसीजंस होते हैं जो देश हित में होते हैं, राष्ट्र हित में होते हैं, और निर्णय करना होता है, जैसे जीएसटी लागू करने का निर्णय, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय। इसी तरीके का कोई दूसरा निर्णय भी है, लेकिन इस डर से लागू नहीं कर सकते अगले 6 महीने में
इस 4 विधानसभाओं के 3 विधानसभाओं के चुनाव होने, तो हमेशा जो सरकारें होती है वो लॉन्ग टर्म का डिसीजन करने के बजाय शॉर्ट टर्म और लोक लुभावने निर्णय करने के पक्ष में रहती है। फ्री में चावल दे देंगे, फ्री में गेहूं दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे निर्णय इसी पर आधारित अपना पूरा का पूरा सिस्टम चलाती है, जिससे कोई देश है, कोई राज्य है, उनकी अर्थव्यवस्था है, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन करने के बजाय लोक लुभावना निर्णय करने पर अपने आप को ज्यादा फोकस करते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो क्या चुनौतियां आने वाली है, एक देश एक चुनाव में चुनौतियां किस तरह की आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ विधानसभाएं ऐसी है जिनका सबका एक साथ तो कार्यकाल नहीं है। यदि एक टाइम पे जैसे 2029 में मान लो अपन चुनाव कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी विधानसभाएं होंगी जिनका कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, कुछ ऐसी विधानसभाएं होंगी जिन्हें समय से पहले भंग करना पड़ेगा। समय से पहले भंग करने में तो ज्यादा चुनौती नहीं है, लेकिन समय को बढ़ाने में चुनौतियां हैं। यानी इसके अंदर संविधान के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता है, संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। जैसे आर्टिकल 82 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 85 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 172 को बदलना पड़ेगा। अभी देखेंगे इनमें क्या है। आर्टिकल 174 में चेंज करना पड़ेगा, आर्टिकल 356 में बदलना पड़ेगा। यानी इस तरीके के बदलाव हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें समय को आगे पीछे करना पड़ेगा उसके लिए। तो देखो पहली बार एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ, उसके बाद इश्यू नहीं है, पहली बार हो गया, उसके बाद तो 5 साल कार्यकाल रख दो, निश्चित काम हो जाएगा। लेकिन पहली बार कराने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं की मौजूदा अवधि में बढ़ोतरी या कमी करनी पड़ेगी, जिसके लिए अनेक संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव करना होगा। जैसे ये अपने पास में हो गया। समझ आई कि नहीं बात, आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। उसके बाद देखो इसी के साथ एक साथ चुनाव कराने के लिए लगभग दोगुनी संख्या में ईवीएम्स की जरूरत होगी और वीवीपैट्स की जरूरत होगी, तो खर्चा भी बढ़ेगा ही। खर्चा हमेशा एक कम नहीं होगा, लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा। तो अभी जैसे राजस्थान है, उसकी ईवीएम जो है वो मध्य प्रदेश में यूज हो जाती है, या जैसे राजस्थान और यूपी के चुनाव अलग अलग टाइम हो रहे हैं, तो जो राजस्थान में मध्य प्रदेश में जो ईवीएम्स यूज हुई उन्हें फिर ले जाकर यूपी में पटक दिया जाएगा, यूपी में काम आ जाएंगी। लेकिन यदि आप देश में एक साथ चुनाव कर रहे हो तो ये संभव नहीं है। तो कंपैरेटिवली आपको डबल नंबर ऑफ, यानी दुगुनी संख्या में चाहिए होंगी। दुगुनी संख्या में क्यों? जैसे अभी राजस्थान के पहले चरण में 102 लोकसभा के सीटों के चुनाव हैं, तो इसमें व्यक्ति 2 जगह वोट डालेगा। मैं वोट डालने गया तो लोकसभा का भी डालूंगा और विधानसभा का भी डालूंगा, तो लोकसभा के लिए एक मशीन चाहिए और विधानसभा के लिए दूसरी मशीन चाहिए। उसी मशीन में तो लगेगा नहीं, 2 मशीनों में, यानी लगभग डबल नंबर में आपको चाहिए होगी। समझ गए बात को? ठीक है। राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे पर, तो क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे पर हावी हो जाएंगे। अभी जैसे आप देखते हो तो लोकसभा का चुनाव सामान्यतः राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ लिया जाता है, लेकिन विधानसभा का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर होता है। राजस्थान की समस्याएं क्या, इस पर होगा विधानसभा का चुनाव, जबकि लोकसभा का चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्र में जैसे देश की सुरक्षा क्या है, कैसी है, हथियार वगैरह की स्थिति क्या है, चाइना के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, इतना जनता नहीं सोचती, लेकिन कहने को तो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। तो लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर, विधानसभाओं का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर होता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? क्षेत्रीय मुद्दे, क्योंकि दोनों चुनाव एक साथ होंगे, तो संभव है कि यदि यहां पर क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं तो उसका इंपैक्ट लोकसभा पर भी आए, यानी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आ जाए। या जैसे मान लो कि कहीं पर किसी क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं तो फिर क्षेत्रीय मुद्दे वहां गौण हो जाए, तो इसकी भी संभावना रहेगी। यानी इसका प्रभाव भी बहुत मुश्किल है कि एक व्यक्ति वोट देने जाए तो लोकसभा का वोट बीजेपी को डाला है और विधानसभा का वोट कांग्रेस को डाला है। यदि अलग अलग समय हो रहा हो तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक साथ हो रहा हो तो बहुत मुश्किल है। तो या तो फिर वो दोनों कांग्रेस को देगा या फिर दोनों बीजेपी को देगा। लेकिन यदि अलग अलग समय वोट हो रहा हो तो एक वोट कांग्रेस को जा सकता है, एक वोट बीजेपी को जा सकता है, ऐसा संभव है। इसका मतलब है कि मतदाताओं के व्यवहार को भी प्रभावित करेगा, ये बिल्कुल करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे पर तथा क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं, जिससे मतदाताओं के व्यवहार पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अभी आमजन जो है इससे परिचित ही नहीं है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, तो अब उसको भी थोड़ा अवेयर करना कि भाई तेरे को 2 वोट डालने हैं, 3 डालने हैं, 1 डालना है, वो समझाना पड़ेगा उसको कि 2 वोट डाल करके आना। इसी तरीके से जनप्रतिनिधियों और दलों की मतदाताओं के प्रति राजनीतिक जवाबदेही में कमी आ सकती है। इसमें क्या होता है, क्यों ऐसा है कि जैसे मान लो कि आप अभी विधानसभा के चुनाव है किसी में, या अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव के अंदर कुछ मुद्दे हैं और बहुत सारे नेताओं ने कमिटमेंट करा है, मतलब या एक पार्टी ने, एक राजनीतिक दल ने कमिटमेंट करा है कि अगले 2 साल में हम ये कर देंगे। यदि उन्होंने नहीं करे तो अगले 2 साल बाद में विधानसभा के चुनाव आने हैं, तो विधानसभाओं के यदि चुनाव 2 साल बाद आने हैं तो उन्हें डरते हुए भी वो निर्णय करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है उनको लगे 5 साल बाद में देखेंगे, ऐसा संभव है। इसी तरीके से यदि देखोगे आप तो जब अलग अलग समय चुनाव होते रहते हैं, जैसे राजस्थान, यूपी
और मान लो एमपी तीनों के एक साथ चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान एमपी छत्तीसगढ़ के एक साथ होता है, इनको ले लेते हैं, राजस्थान एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनाव मान लो कि एक साथ हो रहे हैं, तो इन तीनों चुनावों के अंदर किसी भी पार्टी को अपना प्रदर्शन करना है तो वो ध्यान देगी जनता के मुद्दों पर। फिर क्या है कि 6 महीने बाद में दूसरे यूपी बिहार इनके साथ होना है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो इनके यदि साथ हो रहे हैं चुनाव तो इन पर ध्यान देगी वो, तो इन इस बीच में ऐसा कोई वो निर्णय नहीं करेगी जो कि आम जन के विरुद्ध है। यदि आम जन के विरुद्ध होगा तो वहां पर उसको पटका पड़ेगा। तो इस तरीके से वो क्या होता है कि राजनीतिक दल विशेष करके जो होते हैं उनका एक तरीके से जनता के प्रति जो जवाबदेहिता बनी रहती है वो बनी रहती है, उसकी चुनौती यहां पर आ सकती है। तो कुछ कमियां भी ये ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान बता ही दिया मैंने कि ये दोनों जो गुरु ज्ञान बैच है भाई आरएस प्रीलिम्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं 5 मई से, लेकिन ये चार्जेस देखना इसी बैच के लिए रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले फाउंडेशन के लिए बताया था वैसे ही, तो आप इसको मिस मत करना, 5 मई से पहले ज्वाइन कर लेना। अब इससे पहले ऐसा नहीं है कि एक देश एक चुनाव के लिए पहली बार ही अभी विचार हुआ है, इससे पहले भी जैसे मैंने कहा 1983 के अंदर 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन करा कि एक साथ चुनाव करवा लेने जाने चाहिए। उसके बाद देखोगे तो विधि आयोग जो है लो कमीशन है अपना, उसकी 170वीं रिपोर्ट आई थी 1999 में, 1999 में उसने भी रिकमेंडेशन करा, सिफारिश करी कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दा नया नहीं है ये। इसके बाद ये नीति आयोग जो है नीति कमीशन है उसका जो उसने एक विमर्श पत्र निकाला 2017, उसमें भी उसने रिकमेंडेशन करा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। उसके बाद विधि आयोग की फिर से एक रिपोर्ट मसौदा रिपोर्ट आई 2018, उसमें भी ये कहा गया कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं ये बहुत लंबा मुद्दा है, अब का नहीं, देश आजाद होने के बाद से ही जुड़ा हुआ है। और फिर एक रामनाथ कोविंद समिति की हाल ही में गठन किया गया था और अभी लेटेस्ट उसने अपनी रिपोर्ट दी है, तो अभी ये चर्चा में इसके कारण से भी है। तो ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रामनाथ कोविंद समिति जो है उसके रिकमेंडेशन है कुछ, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इन्होंने सिफारिश करी है विधि आयोग ने 1999 में, उसके बाद नीति आयोग ने 2017 के अंदर, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1983 में, उसके बाद विधि आयोग ने 1999 में, फिर नीति आयोग ने 2017 में, फिर विधि आयोग ने 2018 में, फिर रामनाथ कोविंद समिति, इस तरीके से इन्होंने रिकमेंडेशन कराया। अब देखो एक चुनाव एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति के भी रिकमेंडेशन 10 मार्कर में पूछ सकता है, 10 नंबर में यह भी पूछा जा सकता है, 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 10 नंबर में आ सकता है, ध्यान रखना है ना। तो देखो इसने क्या रिकमेंडेशन करा है, इसने जो रिकमेंडेशन करा है वो ध्यान देना। इन्होंने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराए जाएं, एक साथ करवाए जाने चाहिए। तो यही बात है, हम यही कह रहे हैं, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि नगरपालिका और नगर पंचायतों के चुनाव भी एक ही दिन नहीं होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन 3 महीनों के अंदर कर लेने चाहिए। तो इन्होंने कहा आम चुनाव के 100 दिनों के अंदर नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव भी कराए जाए, मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ, और उसके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने के 3 महीने के भीतर भीतर नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव जाए, यानी 6 महीने के अंदर ये जो इलेक्शन वाला जो झंझट है इससे फ्री हो जाए, चाहे वो फिर चुनाव लोकसभा के हो, चाहे फिर वो चुनाव विधानसभाओं के हो, चाहे फिर वो चुनाव नगर पालिकाओं या पंचायतों के हो। तो एक साथ ही चुनाव हो गए, 6 महीने के अंदर हम लोग चुनाव से फ्री हो गए, 4.5 साल आपको काम करने के लिए मौका मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको ये चीजें आगे आने वाले टाइम में दिख जाएंगी। तो ये इस कमेटी का रिकमेंडेशन है। इसके लिए संविधान के संशोधन करने पड़ेंगे कुछ अनुच्छेद में, उसका रिकमेंडेशन भी यहां पर किया गया है। जैसे मैंने कहा था ना कि संविधान संशोधन की जरूरत है, तो इन्होंने रिकमेंडेशन कराया कि संसद के सदनों की अवधि से संबंधित जो है, सदनों के अवधि ये 5 वर्ष है, जैसे तो किसी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए आर्टिकल 80 जो है 83 है, जैसे लोकसभा के अवधि 5 साल है, तो उसमें किसी तरीके का बदलाव करना हो तो वो बदलाव हम लोग कर सकते हैं, आर्टिकल 83 में बदलाव करना पड़ेगा। आर्टिकल याद रखना 83 है, 85 है, 172, 174 और 356 याद कर लो, दिमाग मिटाओ। 83 फिर 2 जोड़ दो 85, फिर 172 फिर 2 जोड़ दो 174 और 356 तो आपको वैसे याद आ जाएगा, राष्ट्रपति शासन है। तो 83, 85, 172, 174, तो 83 याद रखोगे तो 85 प्लस 2 करते ही आ जाएगा, 172 याद रखोगे तो प्लस 2 करते ही 174 और 356 वैसे भी याद है, तो आपको समझ में आ जाएगी। राष्ट्रपति शासन वाला तो बदलना है 356, तो 83 में 2 ऐड करोगे तो 85, 172 में 2 ऐड करोगे तो 174, यानी कौन कौन सा बदलना पड़ेगा, 83 बदलना पड़ेगा, 85 बदलना पड़ेगा, 172 बदलना पड़ेगा, 174 बदलना पड़ेगा, 356 बदलना पड़ेगा। ये बदलाव करने पड़ेंगे संविधान के अंदर यदि आपको एक देश एक चुनाव करवाना है तो। समझ के बात को। तो देखो ये क्या कह रहा है, 83 किससे संबंधित है, सदन के सदनों की अवधि को चेंज करने के लिए। इसी तरीके से लोकसभा के विघटन से संबंधित है, डिसॉल्व होने से संबंधित है आर्टिकल 85। तो 83 जो है सदन की अवधि से संबंधित है, 85 लोकसभा के विघटन से संबंधित है।
इसी तरीके से पहला किसके, देखो इसकी अवधि से संबंधित है, तो ये संसद यानी ये लोकसभा की अवधि से संबंधित है, तो 172 विधानसभा की अवधि से संबंधित है। 85 लोकसभा के विघटन से संबंधित है, तो दो जोड़ते ही 174 विधानमंडलों के विघटन से संबंधित है। बात खत्म। यानी 83 किससे संबंधित है, वो संबंधित है संसद यानी पार्लियामेंट की अवधि से संबंधित, जैसे 5 साल। तो 172 किससे संबंधित है, विधानसभा की अवधि से। यदि 85 लोकसभा के विघटन से संबंधित है, तो 174 राज्य विधानमंडलों के या राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है। विधानसभा का विघटन हो रहा है, विधान परिषद का तो हो नहीं रहा। इसी तरीके से आर्टिकल 356 है, वो किससे संबंधित है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से। तो आपको इतना ही याद है, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ है ही नहीं। देखो दोनों में, उसमें मैंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कौन से बताए थे, 239 ए जोड़ना पड़ेगा, 330 और 332। 330 में ए जोड़ना पड़ेगा, 330 में बदलाव करना पड़ेगा, 332 में ए जोड़ना पड़ेगा, 332 में बदलाव करना पड़ेगा। ऐसी एक साथ एक देश एक चुनाव की बात है, तो वहां पर 83, 85, 172, 174 और 356 में बदलाव करना पड़ेगा। 83 यदि संसद यानी लोकसभा की अवधि की बात करता है, तो 172 विधानसभा की अवधि की बात करता है। 85 यदि लोकसभा के विघटन की बात करता है, तो 174 विधानसभा के विघटन की बात करता है, और 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। तो ये 5 ये आर्टिकल जरूर याद रखना है, ये नहीं कि ये कैसे याद होंगे, ये नहीं याद होंगे तो लिखोगे क्या वहां, तो यहां लिखना है। तो आर्टिकल वहां पर क्या 239 ए, फिर 330, 332 ए ऐड करना था। यहां पर आप देखोगे तो ये मैंने आपको समझा ही दिया। अब देखो उसके बाद क्या है, यानी ये बदलाव करना पड़ेगा। और क्या रिकमेंडेशन है इसका, ये है कि यदि कोई मान लो त्रिशंकु सदन, त्रिशंकु का मतलब हो गया कि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला और कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं, तो दोबारा चुनाव में जाना पड़ जाता है, या 1 साल 2 साल बाद में यदि अविश्वास आ गया, प्रस्ताव आया और सरकार गिर गई, तो उस स्थिति में क्या करा जाए। ये लोकसभा के संदर्भ में भी हो सकता है, विधानसभा के संदर्भ में भी हो सकता है। तो चुनाव में जाना है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव को आप रोक नहीं सकते, चुनाव में आपको जाना पड़ेगा, आप चुनाव में चले जाओ। चुनाव करवाओगे तो जैसे मैंने कहूं कि 2029 में मान लो कि पहला चुनाव होना है, जो कि लोकसभा और विधानसभाओं का सबका एक साथ हो जाएगा। उसके बाद अगला चुनाव कब होगा, अगला चुनाव मान लेते हैं कि 5 साल बाद 2034 में होना है। उसके बाद चुनाव 2039 में होना है, 2045 में होना है, 44 में होना है। तो ये फिक्स है, चुनाव यहां होना ही होना है। अब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल 2029 में सबके चुनाव हुए, लेकिन राजस्थान के चुनाव 2031 के अंदर राजस्थान में सरकार गिर गई, तो राजस्थान में दोबारा चुनाव होंगे 2031 में, हो जाने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन राजस्थान में जो 2031 में चुनाव है, अब सरकार 5 साल नहीं चलेगी, अब सरकार 3 साल चलेगी। राजस्थान के चुनाव भी 2034 में दोबारा होंगे, लोकसभा के और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव पड़ेंगे। इसी बीच में मान लेते हैं कि 2032 के अंदर लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया और सरकार गिर गई, तो 2032 में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2032 में चुनाव है तो भी 2034 में वापस लोकसभा के चुनाव होंगे। कहने का मतलब है नई लोकसभा का जो गठन हुआ उसका कार्यकाल 2 साल ही रहेगा, और राजस्थान में नई विधानसभा का जो गठन हुआ उसका कार्यकाल 3 साल रहेगा। यानी रिमेनिंग पीरियड ही आपको मिलेगा, पूरा 5 साल नहीं मिलेगा। जबकि अभी क्या होता है कि नए चुनाव होने के बाद 5 साल आपको कार्यकाल मिल जाता है, नहीं, रिमेनिंग पीरियड ही आपको मिलेगा। ऐसी 2000 जैसे मान लो कि 2035 के अंदर राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की लोकसभा विधानसभा का विघटन हो गया, तो उनका अगला चुनाव 2039 में पक्का होगा, चाहे 2034 में हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको रिमेनिंग पीरियड 4 साल ही मिलेगा सेम लोकसभा पे। तो कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इस बीच में यदि किसी का विघटन होता है तो उसको बचा हुआ कार्यकाल नहीं मिलेगा। इसके लिए तो संशोधन करना पड़ रहा है आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 के अंदर। यही कह रहा है। देखो, त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी स्थिति जिसमें नए सिरे से चुनाव की स्थिति बन जाए, तो नई लोकसभा का कार्यकाल पहली लोकसभा के कार्यकाल के शेष बचे समय के लिए ही होगा। ये बता दिया मैंने आपको। इस मतलब इस तरीके से रिकमेंडेशन, अब क्या करेगी सरकार नहीं करेगी वो नहीं पता। इसी तरह विधानसभा में भी यदि नए चुनाव की स्थिति बनती है तो नया विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की अवधि तक ही होगा। समझ के बात को। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाना पड़ेगा। जैसे राजस्थान का चुनाव यदि देखोगे तो 2028 के अंदर अक्टूबर नवंबर में होना है, लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है वो 2029 में होना है तो राजस्थान की विधानसभा का समय बढ़ जाएगा। ऐसे ही किसी का चुनाव 2027 में होना है तो उसका समय भी बढ़ा दो, सबका 2029 तक के लिए कर दो। ये बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई आपको, हो गई ना। अब देखो, निर्धारित तिथि के बाद लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा, एक बार ही बढ़ाना है आपको। अभी राजस्थान की विधानसभा का कार्यकाल 5.5 वर्ष के लिए हो गया, किसी का 6 वर्ष के लिए हो गया, लेकिन 2029 में एक साथ चुनाव हो गए, अब उसको समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब 2029 के बाद में आपको चुनाव 2034 में करवाने, अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा,
उससे पहले किसी का विघटन हो गया तो दोबारा चुनाव हो जाएंगे, उसे रिमेनिंग पीरियड जो है, बचा हुआ समय जो है वो मिलेगा। ये ध्यान रखना है। समझ गए बात को? हाँ। तो क्या कह रहा है, निर्धारित तिथि के बाद लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। जहां यह कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार गिरती है तो बाकी समय के लिए चुनाव कराया जाएगा। तो ये सब मैंने बता ही दिया, पढ़ गया इसलिए बता रहा हूं कि आपको मेंस में लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि जैसे अलग अलग मतदाता सूची होती है, तो लोकसभा के लिए, विधानसभाओं के लिए, नगर पालिकाओं, सबके लिए एकल मतदाता सूची बनाई जाए। इसके लिए भी आर्टिकल 356 में कुछ संशोधन करने हैं तो करे जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से बात आपको समझ आ गई। तो आज का सेशन यही था, एक देश एक चुनाव के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन रामनाथ कोविंद समिति के कारण से चर्चा में था, उसके रिकमेंडेशन देख लिए, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, कब कब इनकी मांग उठी, किन किनों ने सिफारिश करी, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोगों ने देख ली है। तो हमने एक टॉपिक कवर करा था, कौन सा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और एक हमने कवर कर लिया है एक देश एक चुनाव। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। आपको आरएस स्टडी सर्किल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आराम से आप इसके शॉर्ट में एक एक पेज में दोनों को लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ सेव करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग इसी तरीके से आराम से बढ़िया तरीके से आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो पूरा ही क्लास के अंदर प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स करा रहे हैं, उसमें पूरे नोट्स बनवा रहे हैं कि आपको अलग से कुछ नोट्स नहीं बनाना पड़े, आरबीएससी एनसीईआरटी का आपको अलग से चिंता नहीं करनी पड़े, पूरा कंटेंट आपको उसी में मिल जाए, बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई हो जाए, आरएस के लेवल की हो जाए, कांस्टेबल लेवल की, पटवार वीडियो लेवल की नहीं, आरएस लेवल की हो जाए। और सही में आपको जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड कंटेंट है वो आपको अवेलेबल हो, एग्जाम की नेचर आपको पता चले, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। शिवालिक बैच है वो शुरू हो रहा है 5 मई से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप प्रीलिम्स के लिए टेस्ट तो फ्री है, पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, क्लास में लिखवा देंगे। इसके अलावा जैसे आपके प्री मेंस का कंप्लीट कोर्स इसमें अवेलेबल है, 2 साल की वैलिडिटी है, लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी जब भी होगी उसके लिए तो पक्का है। तो ये सारे फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हो रहा है। इसी तरीके से जो कह रहे हैं नहीं सर हमें तो सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो भी वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पास। आप प्रीलिम्स ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, तो प्री मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ाएंगे। जो टॉपिक करवा रहे हैं उसको मेंस के हिसाब से करवा देंगे, प्रीलिम्स तो है ही है, मेंस के हिसाब से भी करवा दें, ताकि हमें प्री के बाद में परेशान नहीं होना पड़े कि सर क्या पढ़े, हमने तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ाया था। तो इसके अंदर उस तरीके से रहेगा, तो ये एडवांटेज है। अभी आपके लिए डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, 5 मई को शुरू हो रहा है, मिस मत करिएगा, अपने दोस्तों वगैरह को जरूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।